बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 28 किस्तें सुन चुके हैं। अब 29वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने तमाम मकामात और हदायत को ज़ेर-नशीन किया और कागज़ को लिफाफे समेत तलफ कर दिया। वापस अपने कमरे में पहुंचकर मैंने अशोक से कहा कि एक वाकिफ़कार अचानक मिल गया है। अगर मैंने आज रात उसके पास क़याम करने की दावत मुस्तरद कर दी तो वो खामख़ा शक में पड़ जाएगा, इसलिए आज मुझे छुट्टी पर ही समझा जाए। अशोक ने हस्ब तवक्को मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं रात क़याम कहाँ करूँगा। वो खुद पंजाबी था और उसे इल्म था कि बहुत बड़ी तादाद में पंजाबी कलकत्ता में मुख्तलिफ मकामात पर रोज़गार पर लगे हुए हैं और दूसरे सूबों में एक वाकिफ़कार पंजाबी का दूसरे से मिलना उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। अगले रोज़ सुबह मुलाकात का वादा करके मैं वहाँ से रवाना हो गया। जाने से कबल मैंने प्रकाश के नाम यहाँ से मौसूल शुदा आर्डर और हालात लिखकर ख़त पोस्ट कर दिया था, जिसमें उसे कह दिया था कि माल बजरिया बिल्टी भेज दे, मैं मकामी मार्केट में देकर पैसे वसूल कर लूँगा और वापस आ जाऊँगा। मुझे मालूम था कि इस अमल में कम अज़ कम 10-15 दिन लगेंगे और इतने अरसे की मोहलत ही मुझे दरकार थी। पूनम को मैंने अलहदा ख़त लिखा था जिसमें बाबूजी से मुतल्लक की जाने वाली जाली कोशिशों की रुदाद सुनाई थी, उसकी जुदाई का रोना और जल्दी वापसी का वादा। जिस शिद्दत से वो मेरी मुंतज़िर थी मुझे उसका एहसास था। मैंने उसे माता और मौसी जी का दिल बहलाए रखने को ख़ास तौर से लिखा था कि मेरी गैर मौजूदगी में उसे गुमसुम रहकर घर वालों को परेशानी में मुब्तला नहीं करना। शाम तक का वक्त मैंने अपने टारगेट से मुतल्लक मकामात के तफसीली मुताले में बसर किया। फरार के मकामात का भरपूर जायज़ा लिया और रात को करीबन 10 बजे मैं साहिल समंदर के नज़दीक एक मखसूस मकाम पर दुबका आने वाले हालात का मुंतज़िर था। मैंने सादा लिबास जेब तन कर रखा था और अंधेरे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। वैसे भी ये ढलते चांद की रात थी। समंदर में बहुत दूर कहीं कहीं मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों की रोशन बत्तियां किसी थाल में रखे नन्हे से दिए की मानद दिखाई देती थी। ये इलाका बंदरगाह से कुछ ज्यादा दूर नहीं था और किसी भी वक्त साहिली मुहाफजों के इस तरफ आ निकलने के इम्कानात भी मौजूद थे। ठाठे मारते समंदर की पुरशोर लहरें मुझसे चंद गज के फासले पर साहिलों से सर टेकती, झाग उड़ाती, वापस अपने पानियों में गर्क हो रही थी। मैं लहरों पर नजरें जमाए बैठा था जहां से हिंदुस्तान का माजी उभरता डूबता और मेरे जहन को मुख्तलिफ धारों पर बहाता ले जा रहा था। कभी तो मेरे तसव्वुर में मुसलमान मफ्तूहों के वो बहरी बेड़े उबरते जो इन्हीं सरकश मौजों को चीरते समंदरी तूफानों से टकराते, हजारों मील का फासला तय करके यहाँ आए और ब्राह्मणों के गरूर को पांव तले रोनते इन्हीं साहिलों से आगे बढ़कर सारे हिंदुस्तान पर छा गए। उनकी शमशीर जहांगीर कुछ अंदाज से जहादाद हुई कि बुत सनम खानों में सहम सहम गए। समंदरों की लहरों ने उनकी अजमतों को खराज अकीदत पेश किया। आहन पोश लश्करियों के सलाब उनकी मुजाहिदाना यलगार से यूं डर कर भागे जैसे सूरज की तेज शुआएं अंधेरों को पलट जाती हैं। बुलंदो बाला और मजबूत किले उनके जिगर शिगाफ नारों से दहल गए। नखूत और गरूर तकब्बुर के बड़े बड़े लात मनात उनके जज्बों की शिद्दत से जमीन बोस हो गए। उन्होंने महाभारत का तिलिस्म पाश पाश कर दिया था और काली के खूनखार पुजारियों को वो सबक सिखाया कि उनकी झूठी तारीख को उनके जोम समेत गर्क होना पड़ा। तस्वीर का अगला मंजर बदलता तो ईसाई राहबों के बहरी कलकत्ता आज फिर चाणक्य के खूनखार भेड़िए उन्हीं साहिलों से उठ कर पूर्व पाकिस्तान की तकद्दुस मुआब धरती का रुख कर रहे थे। लहू की चाट उनको कुशा कुशा इस तरफ बहा ले जा रही थी। करीबन 2 घंटे मुझे यहाँ होने को आए थे। मैं बार बार बेताबी से अपने हाथ पर बनी घड़ी की सुइयों का जायजा लेता रहा और दोबारा मेरी नजरें समंदर के पुरशोर लहरों पर मोहित हो जाती। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद उम्मीद की किरण अंधेरे में उस टार्च की रोशनी बनकर उभरी जो एक स्टीमर से जो साहिल से आ लगा था चमकी थी। यह स्टीमर सिर्फ उस लिहाज से था कि उसमें एक इंजन फिट था, वरना तो किश्ती ही थी और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वालों ने उसका इंजन कुछ फासले पर ही बंद कर दिया था और वो उसे चप्पू और लहरों की मदद से यहाँ तक लाए थे। टार्च की सब्ज रोशनी 3 बार वक्फे से जलकर बुझी थी। मैं धड़कते दिल से अपनी जगह से बाहर निकला और साहिल पर पहुंचकर जवाब में वही सिग्नल दोहरा दिया। सिग्नल मौसूल करते ही मैंने स्टीमर को किनारे की तरफ बढ़ते देखा। मैं वही साहिल समंदर पर जमीन से चिपका आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अंधेरे में एक साय को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देखा। मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। नवार ने यह एहसास होते ही कि वो मेरे करीब पहुंच चुका है तेज सरगोशी में कोड वर्ड दोहराया। जवाब में मैंने भी जमीन से उठते हुए उसे मखसूस जवाब दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मेरी तरह उसने भी अपना चेहरा कुछ इस तरह छुपा रखा था कि सिवाय हमारी आंखें या माथे के कुछ हिस्से के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मर्तबा फिर हमने कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुतमिन होते ही आने वाले ने अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक सर्वबहर लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया।
एक मर्तबा फिर हमने कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुतमिन होते ही आने वाले ने अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक सर बमोहर लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा वसूल करते ही उसे अपनी जैकेट में महफूज कर लिया। अभी बमुश्किल हमने ये अमल मुकम्मल किया था कि फिजा में अचानक बोट्स के इंजनों की जोरदार आवाज गूंज उठी थी। उसके साथ ही समंदर में उस जगह से कुछ फासले पर खड़े जहाज की ओर से 2-3 तेज रफ्तार बोट्स बिजली की सी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ती नजर आई। खुदा हाफिज, मैंने अपनी साथी की पीठ पर थपकी दी, गुड लक। उसने भी जवाब में वही अमल दोहराया। उसके साथ ही मैं अंधेरे में रेंग गया। अभी वह मुश्किल चंद गज ही भाग पाया था कि मेरे अक्ब में नेवी की गश्ती गन बोट पर नस्ब एम्पलीफायर से हाल्ट की आवाज गूंजी। उसके साथ ही मेरे ताकुब में सर्च लाइट की तेज रोशनी भी लपकी। हाल्ट की गूंजदार आवाज का गला फायरिंग की आवाज से टूटा। मेरे दोस्त शायद साहिल पर पोजीशन लेकर उन्हें आगे बढ़ने से रुक रहे थे। इसी तरह असल में दो मुझे यहाँ से निकल जाने का मौका फराहम कर रहे थे। फायरिंग की आवाज के साथ ही अगर मैं भागता भागता जमीन बोस न हो जाता तो गन बोट्स की ताकतवर मशीन गन्नों से मेरे ताकुब में आने वाली गोलियां मुझे चाट जाती। मैंने उन्हीं साहिली झाड़ियों में छलांग लगाई थी जिनमें कुछ देर पहले मैं छुपा था। अंधेरे में सुर्ख शोले एक कितार की सूरत में सर से कुछ ऊपर बाएं दाएं गुजरते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल अपनी तेज तरीन धड़कनों के साथ जाने कैसे अभी तक मेरे पहलू में मौजूद था। कानों में फायरिंग की जोरदार आवाजों से ज्यादा शू शू और शाएं शाएं गूंज रही थी जो अमूमन ऐसे माहौल में दिलो दिमाग को घेर लेती है। हथेलियां पसीने में भीग रही थी, लेकिन ये सारी वक्ती कैफियत थी और जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए मुझ पर तारी हुई। और जब चंद सेकंड बाद मेरा ज़हन बेदार हुआ तो सब कुछ खलाओं में खो गया। अब मैं था और मेरी जुलानियां मेरी शरियादों में अंगारे तड़पने लगे थे। खतरे के एहसास ने सारी तवानाइयां जमा करके मुझ में समोदी थी। मेरी आंखें आग उगलने लगी थी और जिस्म में ऐसी फुर्ती समा गई थी जैसे हमले के वक्त चीते में समा जाती है। झाड़ियों की ओट में लड़कता, करवटें बदलता, उठ उठ कर बैठता और बैठ बैठ कर उठता। मैं मुश्किल 3-4 मिनट के बाद उनकी रेंज से निकल चुका था या कम अज कम इस पोजीशन में आ गया था कि उठकर तेज रफ्तारी से भाग सकूं और अगले चंद मिनटों में मैं दीवानावार अपने ज़हन में हिफ्ज शुदा एक समत का तयन करके भाग रहा था। इसी असना में कुछ साए भी मुझे अपने दाएं बाएं भागते दिखाई दे रहे थे। ये वही दोस्त थे जो अपना स्टीमर पीछे छोड़ आए थे। मेरी समात भागते भागते एक जोरदार धमाके की आवाज से लर्जी और मैं लड़कियां खाकर गिर पड़ा। ये उस टाइम बम का करिश्मा था जो मेरे हमराइयों ने अपने स्टीमर में नस्ब कर रखा था। ऐसे टाइम बम घेरे में आ जाने की सूरत में स्मगलर अपनी लांचों और स्टीमर से भागते भागते उनमें नस्ब कर दिया करते हैं ताकि बहरिया या पुलिस को उनके खिलाफ कोई शवाहद हाथ ना आ सके। इन लम्हों में जब कोई अचानक घेरे में आ जाए अमूमन हाथ पैर फूल जाते हैं और हर शख्स सिवाय अपनी जान बचाने की और किसी बात की फिक्र नहीं करता। ऐसे हालात में अपने हवास कायम रखना और बम नस्ब करना जान जोखों का काम है, लेकिन ऐसे जाबाजी के मुजाहिरे कलकत्ता के साहिलों पर स्मगलरों के हाथों अंजाम पा जाते हैं, जबकि मेरे साथी बहरहाल उनसे अफजल थे। मैं संभल कर उठा और दोबारा उसी समत में भागने लगा। जोरदार धमाके की आवाज ने मशीन गन्नों की चीखम दहाड़ थोड़ी देर के लिए खामोश कर दी थी। इस मर्तबा जब दोबारा उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो उनकी आवाज में वो पहले वाला गैज़ो गज़ब न था। मदम पढ़ते पढ़ते करीबन 10 मिनट के बाद उन पर सख्ता तारी हो गया, लेकिन मेरी रफ्तार में अभी कोई फर्क नहीं आया था। मैं उसी तेजी से दौड़ रहा था जिससे मैंने स्टार्ट लिया था। करीबन 20 मिनट तक दौड़ने के बाद मेरा जिस्म पसीने में भीग गया और मैं बुरी तरह हाँफने लगा। तहफ्फुज़ का एहसास होते ही मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी, लेकिन रुका नहीं। मैंने अब भागने की बजाय चलना शुरू कर दिया था और उस सड़क तक आ पहुंचा तो जो शहर की तरफ जा रही थी। करीबन 5 मिनट के बाद मेरी बेकाबू सांसें सुकून आशना हुई। सड़क के किनारे से हटकर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। उस पॉइंट पर पहुंचकर जो मेरा मकसूद था, मैंने उस लिफाफे को डेड ड्रॉप कर दिया। अमानत को महफूज तरीके से मुंतकिल कर देने के बाद मैं खुद खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कलकत्ता दिन को सोता और रात को जागता है, इस सुने सुनाए फिक्रे की आज अमली तफसीर देखने को मिली। हालांकि वो सड़क जिससे मैं गुजर रहा था इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी, फिर भी हर 8वें-10वें मिनट के बाद कोई ना कोई सवारी उस पर से गुजर रही थी। उनमें ज्यादातर वही लोग थे जो सरिशाम साहिली इलाकों में बनी क्लब नुमा तफरीगाहों का रुख करते और रात के दूसरे पहर जब शराब और शबाब की तबाहकारियों से निढाल हो जाते तो अपनी अपनी कमीनगाहों को वापस पलटते थे। उनमें ज्यादा तादाद बदकुमाश और स्मगलर टाइप लोगों की होती थी। मुझे पैदल चलते अब 1.5-2 घंटे होने को आए थे और शहर अभी खासा दूर था। अब सड़कों पर पैदल लोग भी टकराने लगे थे क्योंकि मैं उस इलाके में दाखिल हो चुका था जहां अमूमन मलाहों के लिए शराब खाने बने हुए थे। एक बार के सामने जाकर मैं ठहर गया। बाहर लटके साइन बोर्ड से यही दिखाई दे रहा था कि कोई शरीफाना किस्म की बार है, लेकिन अंदर घुसते ही अपनी अकल पर मातम करने को जी चाहा। मैं यहाँ महज इसलिए आ गया था कि चंद मिनट बाद जब बाहर निकलूं तो मेरे पास
پوچھ گچھ کا جواز موجود ہوگا، لیکن اب لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ یہ بار کسی دادا کی زد میں آئی ہوئی تھی اور اس کے گرگے مختلف کونوں میں ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ قریباً ہر دوسری میز پر جوا ہو رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی کچھ پریشان سا ہو گیا اور چاروں طرف خامخواہ چور نظروں سے دیکھنے لگا۔ داخلے سے پہلے میں نے اپنی وضاقتہ مقامی لفنگوں جیسی بنا لی تھی۔ میرا گروان سامنے سے کھلا تھا اور گلے میں ایک سرخ رنگ کا رومال بندھا تھا۔ ایسے حلیے میں ہی ایسی جگہوں پر جایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بھول مجھ سے ہو گئی جو میرا ذہن اس بات کی طرف نہ گیا کہ اس بار میں مقامی دادا کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں یقیناً اجنبی تھا، اور کسی اجنبی گرگے کا کسی مقامی دادا کی حدود میں گھس آنا ایسی خطرناک سرحدی خلاف ورزی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابے کیا دیکھتا ہے؟ میری گدی پر پڑنے والے زوردار ہاتھ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بابا، پردیسی آدمی ہے، ادھر سالہ ایسے ہی آ گیا۔ میں نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے اور قریباً ڈرتے ہوئے اسے موٹے تازے کریہا شکل شخص سے کہا جو میرا مخاطب تھا۔ کیا بکتا ہے؟ دادا کو گالی دیا ہے سالہ؟ شراب کے نشے سے دھت ایک گنڈے نے لڑکھڑاتے ہوئے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا کیونکہ آنے والے کے ہاتھ میں وہ مخصوص چابک نظر آ رہا تھا جو مقامی بدماشوں کا ترہ امتیاز ہے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب چابک لہراتا ہوا پہنچا، میری دائیں ٹانگ اوپر اٹھی۔ کچھ تو اس کی ڈگمگاہٹ اور اوپر سے میری زوردار لاج جس نے کنپٹی پر لگتے ہی اس کے 14 طبق روشن کر دیے اور چابک سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا۔ بار میں موجود باقی لوگ اس دوران سانس روکے ہم پر ٹکٹکی باندھے بیٹھے تھے۔ اس کے گرتے ہی کلکتہ کے بدماشوں کے پاس موجود ایک خاص وضاقتہ کے چاقو کی کڑکڑاہٹ گونجی اور دوسرے لمحے کونے والی میز سے 2 گھنٹے اٹھ کر خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھنے لگے۔ معاملہ 2 ہی گھنٹوں کا ہوتا تو میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہاں تو قدم قدم پر خطرات موجود تھے۔ میں نے پھرتی سے پستول نکالتے ہوئے للکارا۔ آگے بڑھتے ہوئے قدم وہی رک گئے۔ اپنے پہلو میں کھڑے موٹے کو میں نے بے خبری میں اتنی زوردار لات لسید کر دی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا سامنے رکھی میز سے جا ٹکرایا۔ اسی اثنا میں دروازے کے قریب جا پہنچا تھا۔ میں نے ایک فائر بڑے سے بلب پر کیا اور مین سوئچ آف کر کے پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میرے پیچھے چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ بار کے کونے میں کھڑی ٹیکسی کی طرف تھا جس کے دروازے سے ٹیک لگائے ایک مریل سا ڈرائیور کسی سواری کا منتظر تھا۔ بنگلہ باسی، میں نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا، ادھر نہیں جانے کا صاحب۔ اس نے بڑی نخوست سے جواب دیا، کیا بکتا ہے؟ چلو۔ میں نے پستول اس کی طرف لہراتے ہوئے اسے 2-4 گالیاں بک دی۔ چلے گا صاحب چلے گا، اس نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے جواب دیا۔ دوسرے لمحے ہم دونوں اندر تھے۔ خیریت گزری، گاڑی کا انجن ٹھیک ٹھاک تھا اور پہلی ہی کوشش میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ جس وقت ڈرائیور نے گیئر بدلا تو بار کے دروازے سے ایک طوفان بدتمیزی زوردار آواز میں گالیاں دیتا نمودار ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی سواری نہیں تھی، ورنہ مجھے یوں بچ کر کوئی نہ جانے دیتا۔ تیز چلو تیز۔ میں پچھلی سیٹ سے ڈرائیور کو دھمکاتا جا رہا تھا۔ وہ پوری رفتار سے ٹیکسی بھگا رہا تھا۔ پولیس کی کسی گشتی جیپ سے ٹکراؤ کسی بھی وقت امکانن تھا۔ گنڈوں کے تعاقب کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ایک آبادی کے نزدیک پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکنے کا حکم دیا۔ اس کی توقع سے بڑھ کر نوٹ اس کی طرف پھینکے اور اسے فوراً ٹیکسی وہاں سے بھگا لے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کبھی تو نوٹوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی حیرانگی سے میری طرف۔ اسے مجھ سے ایسے سلوک کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ شکریہ صاحب کہہ کر اس نے ٹیکسی بھگا دی۔ میں بجائے آبادی میں گھسنے کی اس کی مخالف سمت میں چلنے لگا۔ رات گزارنا میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ پولیس کی نظروں سے چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح میں نے وہ رات بسر کی اور دوپہر کے نزدیک اپنے شریفانہ حلیے میں واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اشوک کے بجائے یہاں ایک اور شکل نے میرا استقبال کیا۔ یہ تھی سجاتا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے چھٹتے ہی پوچھا۔ اس بات کا جواب دینا کیا ضروری ہے؟ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، ہاں، اور اس لیے کہ ہم اپنے کامریڈ کے متعلق جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی تک کسی نے مجھے پرائیویٹ لائف کے متعلق بھی روزنامچہ درج کروانے کو نہیں کہا۔ مسٹر پرکاش، آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مس سجاتا، آپ میرے پھڈے میں خواہ مخواہ ٹانگ اڑا رہی ہیں۔ میں نے دوبارہ جواب دیا۔ چند لمحوں تک وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے گھورتی رہی۔ میں بھی ہونکلوں کی طرح منہ پھیلائے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے، ابھی نئے آئے ہو، جلدی ہی تمہیں علم ہو جائے گا کہ سینئرز کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات سے انکار کب ہے کامریڈ؟ آپ مجھے تحریک سے متعلق کوئی بھی حکم دے، میں تعمیل کروں گا۔ میں نے ایک پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سجاتا کے ساتھ ایسا سلوک شاید آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی رئیسزادی تھی، گھر میں بھی اسے حاکم کی حیثیت حاصل تھی اور یہاں بھی۔ میرا مفرور قسم کا رویہ اور مار دھاڑ سے متعلق پہلے سے ترویج یافتہ ہونے نے اسے بہرحال کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کامریڈ، برا مت ماننا، اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، میں نے کندھے جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، کہہ کر وہ کمرے سے ملحقہ رسوئی میں چلی گئی۔ 3 دن تک یہی معمولات رہے۔ دن کو لیکچر ہضم کرنا پڑتے اور رات کو وہی
ठाएं ठाएं और दूसरी तकरीब कारी की ट्रेनिंग। मार्शल आर्ट से अपनी गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार मैंने उनके सामने पहली मुलाकात में ही कर दिया था और दौरान तरबियत उनके कहने पर 3-4 मरतबा उसका अमली मुजाहरा भी किया था। सजादा के रवैये में अब खासी तब्दीली आ चुकी थी। मैंने उसकी नज़रों में अपने लिए एहतराम और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात मोजन देखे थे। वो दूसरों को तो उस लहजे में मुखातब करती थी जिसकी वो आदी थी, लेकिन मेरे साथ गुफ्तगू करते वक्त वो संजीदा हो जाती थी। अगरचे मेरे मकामी दोस्तों ने मुतल्ला कर दिया था कि जो कांटा मेरे सीने में व्यवस्थ है उससे निजात की एक ही सूरत है, वो ये कि जैसे तैसे भी होशियाम बैनर्जी का पत्ता काट दिया जाए तो फिर मरीज के जख्म किसी हद तक मुदमिल हो सकेंगे। श्याम बैनर्जी कलकत्ता के मकामी दलालों का सबसे बड़ा खरीदार था। मशरकी पाकिस्तान से अगवा शुदा बदकिस्मत लड़कियों का सबसे बड़ा व्यापारी। वो कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट भी था और महासभाई गुंडों का मकामी सरबराह भी। वो भारतीय हुकाम की मदद से कोड़ियों के मोल इस माल का सौदा करता और फिर उन बदबख्त लड़कियों को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मशरकी वुस्ता की मंडियों में फरोख्त करता। उस काम में महासभाई गुंडे अपने सरबराह का पूरा साथ देते और वो मुक्ति बहानी से मिलकर उस कारोबार में माकूल मुनाफा कमा रहा था। इस तरह हासिल शुदा आमदनी का आधा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की तकरीबी कार्रवाइयां सरंजाम देने वालों को देकर वो हुकूमत का कुर्ब भी हासिल कर चुका था। दौलत और इज्जत हासिल करके उसने हुकूमती अवानों में अच्छी खासी वाकफियत हासिल कर ली थी, जिससे कई पुलिस वाले उसका पानी भरने लगे थे और वो खुद भी इंटेलिजेंस का टाउट बन गया था। अब उस तक रसाई कैसे मुमकिन थी, ये फिक्र दिन रात मुझे परेशान करने लगी और रास्ता मुझे कोई नहीं दिखाई देता था। मेरे अंदर श्याम बैनर्जी के खिलाफ नफरत का ज्वाला खोल रहा था। अगर वो जल्द ना फट जाता तो ऐसे जहरबाद की सूरत इख्तियार कर लेता जिसके हाथों मेरी रूहानी मौत वाक़ई हो जाती। मैं मोहम्मद बिन कासिम नहीं था कि उसकी तरह किसी मुसलमान खातून की पुकार पर लब्बैक कह सकता। जिंदगी ने ना इतने वसाइल दिए और ना ही वो मनसब सरफराज किया, लेकिन मेरे लाशऊर में अभी वो मुजाहिद जिंदा था। मैंने अपनी आंखों से अपने पाकिस्तान की बहू बेटियों को इस दरिंदे के हाथों नामुराद होते देखा था। मैं ये सब कुछ लाख मसलहत कोश होने के बावजूद कैसे बर्दाश्त करता। करीबन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हमें मिशन सौंप दिया गया। पहला मिशन नए कामरेड खुद अपने लिए मुंतखब करते थे और हाल ही में फंसने वाले दोस्तों का चूंकि मैं ही ग्रुप लीडर था इसलिए कुर्रा मेरे नाम पड़ा। उन लोगों का तरीकाकार ये था कि वो नए तरबीयत याफ्ता कामरेड से इनकलाब दुश्मन शख्सियत का इंतखाब करवाते और शख्सियत पर कौंसल में बाकायदा बहस की जाती थी। ज्यादातर उसी बात का जायजा लिया जाता था कि ये इंतखाब कहीं जाती मुखालफत का शाखसाना तो नहीं। और अभी मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि सजाता हमारे कमरे में आ गई। उसके हाथों में कागजों का एक पलंदा था। वो आते ही कहने लगी, प्रकाश लो, अब आपके फाइनल इम्तिहान का भी वक्त आ गया। इम्तिहान मेरा कलकत्ता में होगा या ढाका में। मैं उसकी आंखों में जवाब तलाश करने लगा तो वो बोली, ये लो, इन कागजात पर 3 शख्सियतों के नाम दर्ज हैं। कौंसल से मैं इजाजत ले आई हूँ। अब आप बताएं कि इनमें से किस शख्सियत को आप अपने लिए मुंतखब करते हैं। मैंने कागजात उसके हाथ से ले लिए। उनमें 3 नाम दर्ज थे और एक के क्वाइफ भी उसके साथ ही कलमबंद किए गए थे। पहला नाम चेटर्जी का था, दूसरा सुभाष बाबू और तीसरा श्याम बैनर्जी। मैंने उसी नाम पर उंगली रख दी। वो हैरान होकर मुझे टटोलने लगी, लेकिन उसके बारे में ये दलील काफी थी कि वो इंटेलिजेंस का टाउट है और पुलिस वालों से साज बज करके उसने नक्सल बाड़ियों को मुसलसल जानी और माली नुकसान पहुंचाए हैं। सजाता मेरे इंतखाब पर मुस्कुराई, फिक्र न करो, इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने नजरें मुझसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचने लगा था एक आध मूजी के मर जाने से महासभाइयों का कुछ नुकसान तो नहीं होगा। अलबत्ता पूर्व पाकिस्तान की बच्चियों की कीमत का सौदा करने वाले को सजा देकर यकीनन मैं उस दर्द का मदावा कर सकूंगा जो मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ है। अब मैं वक्त और दिन का इंतजार करने लगा। उसी रोज लुधियाना से ट्रक बिल्टी भी बजरिया डाक मसूल हो गई। प्रकाश ने एक लंबा चौड़ा खत भी उसके साथ ही लिखा था, जिसमें उसने मुझसे इल्तिजा की थी कि मैं बिजनेस को परमात्मा के रहमो करम पर छोड़ दूं और उसके लिए नहीं तो कम अज कम पूनम के लिए ही फौरन वापस लौटाऊं। मैंने ट्रकों के अड्डे से पता किया तो पंजाब से 2 दिन के बाद माल पहुंचने की खबर मिली। मैंने प्रकाश को लिख दिया कि माल की तकसीम और बिल वसूल करते ही मैं वापस आ जाऊंगा। श्याम बैनर्जी को बम के धमाके से हलाक करने का प्रोग्राम तय हुआ। नक्सल बाड़ी अगर चाहते तो उसे गोली का निशाना भी बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद कत्ल से ज्यादा दहशत फैलाना होता है, इसलिए अमूमन वो ऐसे ही तरीके इख्तियार किया करते थे। उसकी रहाइश कलकत्ता की एक जदीद और मॉडर्न तर्ज की कॉलोनी में थी जो समंदर के नजदीक हाल ही में तामीर हुई थी, जहां
वहां रहाइश पजीर लोगों में से कोई भी करोड़पति से कम नहीं था। बैनर्जी को भी दूसरे अमीर लोगों की तरह नक्सलबाड़ियों का धड़का लगा रहता था, इसलिए उसने अपनी कोठी पर खसूसी पहरे का बंदोबस्त कर रखा था। उसकी हिफाजत हुकूमत के आदमी नहीं बल्कि महासभाई गुंडे करते थे। कोठी पर 24 घंटे पहरा लगा रहता था। बैनर्जी को कत्ल करने की मुहिम की कमान सजाता को सौंपी गई थी। उसके साथ मैं और 2 मकामी वर्कर थे। हमारे पास श्याम बैनर्जी के मामूलात का रिकॉर्ड मौजूद था और ये बात हमारी सवाबदीद पर मुनहसर थी कि हम उसे किस नाइट क्लब में मारना पसंद करते हैं या उसके दौलत खाने पर। सजाता ने मेरे साथ मशवरा करने के बाद उसके घर का इंतखाब किया था, क्योंकि निस्बतन सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ फरार के मौके ज्यादा थे। उसके अलावा हमारे दोनों साथी नए थे और ऐसी किसी भी मुहिम में वो पहली मरतबा हिस्सा ले रहे थे। उनसे ये उम्मीद करना कि वो भरे पूरे मजमा में कोई कारनामा कर गुजरेंगे जरा मुश्किल ही नजर आता था। श्याम बैनर्जी की वापसी करीबन 11 बजे रात को मुमकिन थी। हमारे दोनों मकामी कामरेड जरूरी साजो सामान समेत सरे शाम ही वहां पहुंच चुके थे, जबकि मैं और सजाता 10 बजे के करीब एक भारी भरकम रॉयल फील्ड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। सजाता ने एंग्लो इंडियन लड़कियों का भेष बदल रखा था। उसके बैग नुमा बटुए में दस्ती और धुआं फैलाने वाले बम मौजूद थे। मोटरसाइकिल ड्राइविंग का कमाल मैंने उसे अच्छी तरह दिखाया था और इस सिलसिले में उसकी बेख्तियार दाद भी वसूल कर ली थी। आबादी से कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड के नजदीक हमारा एक साथी पहले से ही मुंतजिर था। उससे ताज़ा तरीन रिपोर्ट हासिल करके हमने उसे आगे भेज दिया। सजाता की हिदायत पर मैंने मोटरसाइकिल को वहीं छुपा दिया था। खुद हम दोनों भी वहीं छुप कर बैठे रहे। एक खिलौना नुमा नन्ना सा ट्रांसमीटर हमारे पास मौजूद था, जिसकी रेंज बामुश्किल 15-20 मील तक थी।